आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉर्ट हज को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और उनके मन में तरह तरह के सवाल हैं। आज उन्हीं सवालों का जवाब देंगे शॉर्ट हज के सिलसिले में। इसी वीडियो में हम आज बात करेंगे कि पहली वेटिंग लिस्ट कब आने की उम्मीद है और किस स्टेट से तकरीबन अंदाज़न कितनी लिस्ट क्लियर हो सकती है। एक एक चीज़ को समझिएगा और बारीकी से समझिएगा और मेरी दरख्वास्त ये है कि आप वीडियो पूरा देखिएगा और फिर समझिएगा उसको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं तालिब सुबहानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव होती हैं, यूज़फुल होती हैं, तो फिर मैं दरख्वास्त करता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरों हाजियों में शेयर कीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने कॉन्टैक्ट में, सोशल मीडिया पे इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे हाजी भी फ़ायदा उठा सकें और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शॉर्ट हज को लेकर हाजियों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल हैं और जाहिर सी बात है सवाल उठना भी चाहिए। एक्चुअली है क्या कि शॉर्ट हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पहली बार शुरू किया है, तो बाकी हज के बारे में हर कोई बता देगा, लेकिन शॉर्ट हज के बारे में अभी कोई बताने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि क्या पॉलिसी रहेगी, किस तरीके से क्या होगा, किसी को कुछ नहीं मालूम है। लेकिन जो आपके सवाल हैं उनको मैं कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे कि पहला सवाल यह है कि हमने शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था, अब हम शॉर्ट हज में नहीं जाना चाहते, तो क्या हम शॉर्ट हज को लॉन्ग हज में यानी कि पूरे वाला जो हज है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? दूसरा सवाल है, तो पहले सवाल का जवाब ये है कि आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपने शॉर्ट हज किया है तो आपको शॉर्ट हज में ही जाना है। दूसरा सवाल ये है कि हमने लॉन्ग हज के लिए किया था, लेकिन अब इतने दिन की छुट्टी 40 दिन की नहीं मिल पाएंगी या कोई प्रॉब्लम है, क्या हम अपने लॉन्ग हज को शॉर्ट हज में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यहाँ भी मैं माजरत के साथ बता दूं कि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा सवाल जो लोगों के हज को लेकर उठ रहा है, शॉर्ट हज को लेकर, कि सेकंड इंस्टॉलमेंट शॉर्ट हज की और थर्ड इंस्टॉलमेंट कब आएगी और कितनी होगी? तो देखिए ये बता दें आपको कि सेकंड इंस्टॉलमेंट शॉर्ट हज की और लॉन्ग हज की 1,25,000 सबको भरना है, शॉर्ट हज वालों को भी और लॉन्ग हज वालों को भी। और इंशाल्लाह मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आपने शायद वीडियो देखी नहीं तो आप पुरानी वीडियो मेरी देख लीजिए जो 1 महीने के अंदर की है, रिलीज़ की है, उनको आप देख लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने बताया था कि अक्टूबर का लास्ट हफ्ता या नवंबर का पहला हफ्ता, यानी कि हो सकता है 20 अक्टूबर से सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करने का सिलसिला शुरू हो जाए। और रकम कितनी है? 1,25,000 पर हाजी। ये शॉर्ट हज वालों के लिए भी है, लॉन्ग हज वालों के लिए भी है। अब सवाल ये उठता है कि शॉर्ट हज वालों का कि थर्ड इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? तो देखिए इसमें थोड़ी सी पेचीदगी है। अभी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने शॉर्ट हज वालों के लिए रिहाइश फाइनल नहीं की है। बहुत पहले की बात है कि हज कमेटी 3 कैटेगरी चुनती थी रिहाइश के लिए मक्का में। एक वाइट कैटेगरी होती थी, एक ग्रीन कैटेगरी होती थी और एक अज़ीज़िया हुआ करता था। फिर 2013 से सबको ख़त्म कर दिया गया और फिर एक ही कैटेगरी रखी गई, अज़ीज़िया। तो उम्मीद ही की जा रही है कि ग्रीन कैटेगरी शॉर्ट हज वालों के लिए शुरू करें। ग्रीन कैटेगरी में क्या होता है कि 500 मीटर के दायरे में हरम के, मक्का की बात कर रहा हूँ मैं, आपको होटल से दिए जाएंगे। वो 3 स्टार भी हो सकते हैं, 4 स्टार भी हो सकते हैं और 2 स्टार भी हो सकते हैं। तो अगर वहाँ रखा गया तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि वो होटल बहुत कॉस्टली होते हैं। तो तीसरी जो इंस्टॉलमेंट आती है वो थोड़ी सी उलझी हुई होती है क्योंकि उसमें हर एम्बार्गेशन पॉइंट से अलग अलग रेट आते हैं।
शॉर्ट हज वालों के लिए कुछ एम्बार्गेशन पॉइंट रखे गए हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, एक आध और है, तो सब जगह से उड़ान नहीं है। तो इसलिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और दूसरी जगह से जो शॉर्ट हज वालों के लिए है उसमें वेरिएशन आएगा थर्ड लिस्ट में, क्योंकि जो नॉर्मल हज है, जो लॉन्ग हज है, उसका रेट अंदाज़ा हो जाता है हमको, क्योंकि कई बार का तजुर्बा है, कैलकुलेशन की है, तो तकरीबन अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन शॉर्ट हज पहली बार है, इसलिए अंदाज़ा करना मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको ग्रीन कैटेगरी में रखा गया यानी 500 मीटर के दायरे में, तो रेट बहुत ज़्यादा होंगे, और अगर अजीज़िया के ही नियर बाई 5 स्टार होटल में रखा गया तो किराया कम होगा आपका। और फिर इसमें एक सवाल आ रहा है कि हमें कैटरिंग के चार्जेस कितने दिए जाएंगे। अगर आपने शॉर्ट हज वालों ने कैटरिंग को ऑप्ट किया है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 20 दिन के, ये एक अंदाज़ा है मेरा, क्योंकि हम उम्रे पे गए कई बार, तो हमने कैटरिंग जब ली तो हमें अंदाज़ा हुआ कि कितना पैसा वहाँ पड़ता है। तो आप ये मान के चलिए कि पर डे यानी रोज़ाना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आपको तकरीबन 45 रियाल पर डे पड़ेगा। 45 रियाल पर डे, यानी कि तकरीबन अगर अमाउंट लगाया जाए तो तकरीबन 20 दिन का आपका बनेगा, इंक्लूडिंग हज पीरियड, आपको करीब 25 से 30 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कैटरिंग चार्जेस। फिर ये सवाल आ रहा है कि शॉर्ट हज वालों की पहली फ़्लाइट कब होगी। ज़ाहिर ये वो सवाल है जो आपके जहन में उठ रहे हैं। मेरे पास कॉल भी आ रही हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, तो मैंने अपने रिसोर्सेज से मालूम किया। तो देखिए, जो शॉर्ट हज वालों की जो फ़्लाइट होगी, हज जो स्टार्ट होगा वो 24 मई 2026 को होगा, यानी कि 8 जिल हज जो होगा वो 24 मई को होगा इंशाअल्लाह, और हज ख़त्म जो होगा यानी कि 12 जिल हज जो है वो 29 तारीख की होगी, 29 मई की। तो उम्मीद ये की जा रही है कि पहली फ़्लाइट जो शॉर्ट हज वालों की होगी वो 18 से लेकर 22 के बीच में होगी। 18 से शुरू होगी और 22 तक रहेगी, ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और इंशाअल्लाह, क्योंकि जो मैं अगर कोई चीज़ आप वीडियो में बताता हूँ तो उसके कुछ बेस होता है, कुछ कैलकुलेशन होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। तो उम्मीद ही की जा रही है कि 22 मई तक उड़ान जाएंगी शॉर्ट हज वालों की 18 मई से। अब सवाल ये आ रहा है कि शॉर्ट हज वालों की जो फ़्लाइट्स हैं वो पहले मदीना जाएंगी या जद्दा जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी शॉर्ट हज वाले हैं वो सब पहले जद्दा जाएंगे, जद्दा से मक्का जाएंगे, फिर हज मुकम्मल, पहला उम्रा करेंगे, फिर हज मुकम्मल करेंगे, फिर तवाफ़ विदा करेंगे। उसके 1-2 दिन बाद, हज से 1-2 दिन बाद आपको मदीना शिफ्ट कर दिया जाएगा। मदीना में आपका क़याम 3 दिन होगा और फिर आपकी वापसी होगी। फिर एक सवाल ये है कि हाजियों को मक्का में कहाँ ठहराया जाएगा और मदीना में कहाँ ठहराया जाएगा। तो मक्का में कहाँ ठहराया जाएगा ये मैं पहले बता चुका हूँ कि कोशिश ये की जा रही है कि ग्रीन कैटेगरी यानी कि हरम के 500 मीटर के अंदर आपको ठहराया जाए। अगर पॉसिबल हुआ, अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो अजीज़िया के नियर बाई जो 5 स्टार होटल है उसमें आपको ठहराया जाएगा। मदीना में आपके रिहाइश बिल्कुल करीब होगी, यानी कि मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे होगी। जो पहली रो में, मस्जिद के बाद जो पहली रो में होटल है या दूसरी रो में होटल है उसमें आपको ठहराया जाएगा। तो ये वो सवाल थे जो हाजियों के मन में उठ रहे थे और इनका जवाब उनको देना ज़रूरी था, क्योंकि उनमें बहुत पैनिक हो रहे थे वो। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट हज वालों का जो क्लियरेंस, जो कन्फ्यूज़न थे वो क्लियर हो गया होंगे। अब बात करते हैं पहली वेटिंग लिस्ट
कब आएगी और किस स्टेट से कितनी क्लियरेंस या कितने चांसेस हैं क्लियर होने के। एक एक चीज़ को गौर से सुनिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ बताता चल रहा हूँ। फिर हाजियों ने पूछा कि सेकंड लिस्ट कब आएगी और थर्ड लिस्ट कब आएगी इसकी, और फोर्थ, 5 और भी लिस्ट आएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि पहली लिस्ट इंशाअल्लाह सितंबर के पहले हफ्ते में आने वाली है। कितनी क्लियर होगी यह आगे चल के बताएंगे आपको। सेकंड लिस्ट जो आएगी वो सितंबर के लास्ट वीक में आने की उम्मीद है इंशाअल्लाह। और थर्ड लिस्ट जो बल्क में आएगी वो जब आएगी जब पूरा कोटा जो बचा हुआ है 22,518 का कोटा बचा हुआ है जो सऊदी अरब जब रिलीज कर देगा, उसके बाद जब लिस्ट आएगी वो थर्ड लिस्ट होगी और उसमें ज़्यादातर लोगों के क्लियर होने के चांसेस हैं, क्योंकि उस 22,518 को स्टेट वाइज डिवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन या अलॉटेड सीट, यानी जिस स्टेट में जितनी सीट हैं उस हिसाब से, रेशो के हिसाब से उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए जो पहली लिस्ट आने वाली है बहुत जल्दी आने वाली है, सितंबर के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह आ जाएगी। तो उनको टाइम बहुत कम मिलेगा पैसा जमा करने के लिए और डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। तो जिनकी वेटिंग लिस्ट कम है, बिलो 1000 है, कुछ स्टेट को छोड़कर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप सुनते रहिए। जिनकी वेटिंग लिस्ट कम है वो अपने कागजात और पैसा तैयार रखें, इंशाल्लाह आप ज़रूर जाएंगे। देखिए जिस स्टेट में कम वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के चांसेस हैं, यानी बहुत कम वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, उनमें जो स्टेट हैं उनमें है दिल्ली है, गुजरात है, हरियाणा है, उत्तराखंड है और मध्य प्रदेश है। इसमें बहुत कम सीटें खाली होंगी जो अंदाज़ा किया जा रहा है। और जिन स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी यानी ज़्यादा वेटिंग लिस्ट क्लियर होंगी उसमें छत्तीसगढ़ है, कर्नाटका है, केरला है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है। इनमें अच्छी खासी लिस्ट क्लियर हो जाएगी। तो आप तैयार रहें इंशाल्लाह और ना उम्मीदी ना करें, इंशाल्लाह आप सब जाएंगे। अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखिए, अल्लाह बड़ा रब्बुल आलमीन है, रहम करने वाला है और आपकी दिल की दुआओं को वो ज़ाया नहीं होने देगा। अगर आपके हक में इस बार हज बेहतर हुआ तो आप ज़रूर जाएंगे, क्योंकि अल्लाह वही आपको देगा जो आपके लिए बेहतर होगा, इसलिए मायूस मत होइएगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको यूज़फुल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो फिर मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं इसको उनके ज़रिए शेयर कीजिए और अपने कॉन्टैक्ट में व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट, फेसबुक पे, सब पे इसको वायरल कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरे जो हाजी हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें और अगर उनको फ़ायदा हुआ तो आपको भी दुआएं मिलें। और देखिए दुआओं का तो खेल ही है, दुआओं के बगैर ज़िंदगी वीरान है, तो जहाँ से हो सके दुआएं बटोरिए। जब तक ये सिलसिला चल रहा है तो आप लास्ट ईयर के जो मेरी वीडियोस हैं, हर टॉपिक पे वीडियो है कि हज के पहले दिन में क्या करना है, हज के दूसरे दिन में, हज के तीसरे दिन में, हज के चौथे दिन में क्या करना है और कितना चलना है, और हज के 5 दिनों में हाजियों को पैदल कितना चलना पड़ता है, ये भी वीडियो है। सऊदी अरब आप कितना पैसा लेके जाएं ताकि आपकी शॉपिंग भी हो सके और खाना पीना भी हो सके। और अगर हाजी मक्का में या मदीना में खो जाए तो कैसे मिलते हैं, ये सब टॉपिक के ऊपर है। सिम कहाँ से लें, यहाँ से लें या वहाँ से लें और कौन सा सिम लें, ये सब वीडियो लास्ट ईयर की है, आप देख सकते हैं। तो कम से कम आप तैयार हो जाएंगे, मेंटल तौर पर प्रिपेयर हो जाएंगे। अभी खाली हैं आप, वो वीडियोस देखते रहिए।
और आखिर में हम दुआ करते हैं कि जो हाजी हजरात इस बार हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे हज के सफ़र को आसान कर दे और अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और जो वेटिंग लिस्ट में है, अल्लाह उनकी भी मदद फरमा और उनको भी अपना मेहमान बना ले। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में कम से कम आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा ताकि आप भी दुआओं में शामिल हो जाए। और जिन घरों में माँ बाप मौजूद हैं, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उनकी औलाद उनकी ग़ुलाम बन जाए ताकि अल्लाह वहाँ आपको बादशाह बना दे। क्योंकि अगर आप माँ बाप की खिदमत करेंगे ग़ुलाम बन के, तो जो हकीकी ज़िंदगी है, जो इसके बाद ये फ़ानी दुनिया के बाद जो ज़िंदगी शुरू होगी, उसमें आप बादशाह बनेंगे इंशाअल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।